हेलो वेलकम टू NIT वीरगंज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ASP एक्टिव सर्वर पेज। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं ASP होता क्या है। तो ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज। ये माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किया हुआ एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। तो ASP क्या है, देखिए ASP इज़ अ ओपन compile free application environment in which we can combine HTML script reusable ActiveX server components to create a dynamic and powerful web-based business solutions. With the help of ASP हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जिसमें HTML स्क्रिप्ट लैंग्वेज और ActiveX सर्वर कंपोनेंट्स को मिक्सअप किया जाता है। जो भी एक्टिव सर्वर पेज कंपोनेंट्स है उसको हम लोग को वेब सर्वर के बेस पे रन करना होता है। आप सब लोग को पता है कि स्क्रिप्टिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होता है वो वेब सर्वर के बेस में नहीं, वो होता है वेब ब्राउज़र के बेस में रन होता है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो होता है वो वेब सर्वर के बेस में होता है। तो वेब ब्राउज़र का मतलब होता है जैसे आपका क्रोम हो गया, उसी तरह आपका डिफरेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। अगर उस ब्राउज़र के बेस पे जो एप्लीकेशन आपको रन होता है वो होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और सर्वर साइड में आपको वेब सर्वर नीडेड होता है। वेब सर्वर क्या करता है, आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है और फिर रिटर्न बैक टू द क्लाइंट को दे देता है, जहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन और युवा आउटपुट जो होता है उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो ASP आपका क्या है, ASP सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। जैसे देखिए हाउ इट वर्क है, तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट है। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट का मतलब आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको पहले इंफॉर्मेशन सेंड करना पड़ता है वेब सर्वर में। वेब सर्वर में जाने के बाद वहाँ पर वेब सर्वर क्या करेगा, आपके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन लेके जाता कौन है, तो ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है आपको एक प्रोटोकॉल जिसका नाम होता है HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो आपके रिक्वेस्ट को ले जाने को बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं। वो वेब सर्वर में जाता है। वेब सर्वर में जाने के बाद अगर आपका ASP फाइल है तो वहाँ पर जो वेब सर्वर है, यानी हम लोग का यहाँ पर वेब सर्वर IIS है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये क्या करता है, ASP फाइल को एक्सिक्यूट करता है। ASP को एक्सिक्यूट करने के लिए आपको वहाँ पर ASP.dll फाइल होता है। DLL का मतलब होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल। ये आपको हेल्प करता है आपको ASP फाइल को प्रोसेस करने के लिए। और आप सबको पता है ASP का दो लैंग्वेज होता है, एक होता है VB स्क्रिप्ट और दूसरा होता है जावा स्क्रिप्ट। यानी हम लोग दो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कोई भी VB स्क्रिप्ट जो माइक्रोसॉफ्ट का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट जो सन माइक्रो सिस्टम का, तो कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी ASP का दो लैंग्वेज है, VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर IIS उसको प्रोसेस करेगा। आफ्टर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर ये रिटर्न बैक टू द वेब सर्वर, और वेब सर्वर से वो क्या होता है कि जो भी आउटपुट आएगा वो रिटर्न बैक टू द आपका ब्राउज़र में जाएगा। जो रिक्वेस्ट आता है उसको जो प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स, जो आपका वेब सर्वर करता है। और उसके बाद उसको रिटर्न बैक टू द ब्राउज़र के पास भेज दिया जाता है जहाँ पर आउटपुट जनरेट होता है। उसी तरह अगर आपका डाटाबेस कनेक्टिविटी है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका फाइल प्रोसेस होता है उसको डाटाबेस के साथ लिंकअप किया जाता है, और इसको लिंकअप कराने के लिए हेल्प करता है ADO, यानी ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट। ये जो कंपोनेंट है ये आपको क्या करता है कि डाटाबेस के साथ लिंकअप कराता है, फिर डाटा को पासिंग टू द एप्लीकेशन एंड डाटाबेस के बीच में काम करता है। तो इस तरह आपका क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कैसे पास होता है फ्रॉम ब्राउज़र टू वेब सर्वर टू द डाटाबेस, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल फिगर शो ऑफ किया गया है। अब आप देखिए कैसे लिखते हैं ASP को। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ASP का क्या है, VB स्क्रिप्ट है। आपको इससे पहले ही बताया गया था कि दो आपको स्क्रिप्ट लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर सकते हैं,
एक होता है जावा स्क्रिप्ट और दूसरा होता है वीबी स्क्रिप्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ASP का क्या होता है, वीबी स्क्रिप्ट होता है। उसके बाद आपको परसेंटेज जो सिंबल इंडिकेट होता है, ये इंडिकेट करता है कि ये आपका जो लिखने का तरीका है वो ASP में परसेंटेज सिंबल यूज करके इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर आपने PHP यूज़ किया हुआ तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। तो यहाँ का सिंटेक्स क्या है कि आप स्टार्टिंग और परसेंटेज सिंबल स्टार्टिंग पोजीशन हो गया और ये आपका क्या हो जाता है, इन पोजीशन हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आपको रिस्पॉन्स डॉट राइट यूज किया जाता है। रिस्पॉन्स डॉट राइट जो फंक्शन राइट फंक्शन है वो प्रिंट करने के लिए यानी आउटपुट प्रिंट ऑफ करने के लिए शो ऑफ किया जाता है। जैसे देखिए ये आपका वीबी स्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है वीबी स्क्रिप्ट लिखना, बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑफ ASP है। तो यहाँ पर HTML लिख लिए, बॉडी हो गया, ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गया जो इंडिकेट कर रहा है कि ASP का फाइल है। यहाँ पर हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो हम लोग क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो ये हम लोग का एक फ़ाइल हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, सेव कर लीजिए कोई भी फाइल नेम, लेकिन एक्सटेंशन क्या होगा, मस्ट भी आपका .ASP होना चाहिए। उसी तरह देखिए अगर आपको जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना है तो आपको पहले डिफाइन करना होगा @language = जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद आपको HTML बॉडी परसेंटेज रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, उसके बाद क्लोजिंग बॉडी क्लोज HTML क्लोज। तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन करना होता है कि जावा स्क्रिप्ट है तो जावा स्क्रिप्ट, लेकिन वीबी स्क्रिप्ट के लिए नहीं करना है क्योंकि वीबी स्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट ASP का आपका लैंग्वेज है। उसी तरह आपको देखिए कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे फंक्शन के थ्रू हम लोग काम करते हैं जो ASP में प्रोसीड्यूर्स बोला जाता है। तो परसेंटेज, उसके बाद सब, ये आपका प्रोसीड्यूर नेम है डिस्प्ले। इसमें हम लोग ने दो पैरामीटर पास किया, num1 एंड num2, जिसका वैल्यू हम लोग बॉडी सेक्शन से पास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रोसीड्यूर को कॉल करने के लिए हमें लिखना होता है कॉल, उसके बाद प्रोसीड्यूर नेम। अब प्रोसीड्यूर नेम कॉल कीजिएगा तो यहाँ पर पैरामीटराइज प्रोसीड्यूर है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पास करेंगे। कितने यहाँ पर पैरामीटर है, दो पैरामीटर num1 और num2 है, तो हमें दो वैल्यू यहाँ से पास करने हैं। तो 3 पास होगा num1 में और 4 पास होगा num2 में। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो num1 इंटू num2 यानी 3 इंटू 4 कैलकुलेशन होगा, जो आउटपुट आएगा उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। उसी तरह यही प्रोग्राम आपको जावा स्क्रिप्ट में करना है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं। कंसेप्ट वही है, थोड़ा बहुत लिखने का तरीका फ़र्क है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से आप पास कीजिएगा वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पर जाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन होगा और जो भी आउटपुट आएंगे उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अगर आप C से फैमिलियर हैं, C++ से फैमिलियर हैं, तो वहाँ पर भी इफ़ स्टेटमेंट आप लोगों ने यूज़ किया होगा, इफ़ एल्स यूज़ किया होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किया होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इफ़ यूज़ करते हैं टू चेक द कंडीशन के लिए। अगर आपका कंडीशन राइट है तो इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। उसी तरह अगर मल्टीपल कंडीशन है तो देन इफ़ देन एल्स इफ को यूज़ करते हैं। तो ये रहा आपका प्रोग्राम। देखिए इवन ऑड निकालना है तो हमें क्या करना है, HTML हो गया, बॉडी परसेंटेज, वैल्यू दिया i = 20। अब हमें यहाँ पर इवन निकालना है व ऑड निकालना है, तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना होगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो वो क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है, नहीं तो ऑड नंबर हो जाता है। तो हमें यहाँ लिखते हैं इफ़ i mod 2 = 0, 2 से i को डिवाइड करेंगे यानी 20 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इक्वल 0, तो प्रिंट क्या कर देगा, इवन नंबर, नहीं तो ऑड नंबर कर देगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशन करना है तो उस समय हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ़ देन एल्स इफ यूज़ करते हैं, यानी मोर देन वन इफ़ स्टेटमेंट यूज इनसाइड द सिंगल प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। इसको नेस्टेड इफ़ भी बोलते हैं। इफ़ इनसाइड अनदर इफ़ इज नोन एज अ नेस्टेड इफ़। जैसे देखिए a का वैल्यू 10 दिया, b का वैल्यू 20, c का वैल्यू 15 दिया हुआ है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b and a is greater than c, then after the greatest number is a
अगर नहीं तो फिर एल्स इफ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, द ग्रेटेस्ट नंबर इज बी, एल्स अदरवाइज द ग्रेटेस्ट नंबर इज सी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इंड इफ कर सकते हैं। तो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए आपको क्या करते हैं, नेस्टेड इफ यूज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। उसी तरह यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो सिंबल दिया हुआ है एंड सिंबल है, एंड सिंबल यूज़ करते हैं जब हमें वहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू और न्यूमेरिक कोई वैल्यू को प्रिंट आउट करना है साथ में, तो उस समय हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एंड सिंबल यूज़ करेंगे। सिलेक्ट केस में क्या होता है, ये भी आपका नेस्टेड इफ जैसे ही होता है। मल्टीपल अगर आपको कंडीशन दिया हुआ है तो उसके लिए इजी होता है, आप सिलेक्ट यूज़ कर लो। जैसे यहाँ से वैल्यू हम लोग डेट का वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू को हम लोग केस में पास कर देंगे। अगर केस का वैल्यू 1 से मैच होता है तो प्रिंट संडे करेगा, 2 से मैच होगा तो प्रिंट मंडे करेगा, इस तरह आपका वैल्यू करेगा। अगर नहीं मैच हुआ तो आपको इनवैलिड नंबर कर देगा। तो सिलेक्ट केस जैसे हम लोग पहले यूज़ करते थे उसी तरह यहाँ पर भी सिलेक्ट केस यूज़ करते हैं टू चेक द कंडीशन। अब इसके बाद हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं कि लूप यूज़ करते हैं। लूप क्या होता है, तो लूप जो होता है आपका रिपीटेड स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू को रिपीटेशन करना है तो आप क्या यूज़ करते हो, लूप यूज़ करते हो। यहाँ पर जैसे देखिए फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप हम लोग ने पहले सी में किया हो, जो उसी तरह यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर फॉर के साथ नेक्स्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद होता है फॉर ईच यूज़ करते हैं, ये आपको एरे में यूज़ करते हैं। एरे के एलिमेंट्स को अगर प्रिंट आउट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ईच नेक्स्ट। उसी तरह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डू वाइल यूज़ करते हैं और फिर वाइल लूप। यानी ये जो हम लोग लूप देख रहे हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल, ये आपको यूज़ करते हैं इनसाइड द VB स्क्रिप्ट। देखें पहले फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप में क्या करना है, पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। जैसे हम लोग को एस्टे में स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, फॉर आई इक्वल टू 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 का मतलब होता है इंक्रीमेंट। जैसे हम लोग सी में i++ लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेप लिखते हैं। आप नहीं लिखिएगा तो 1 इंक्रीमेंट होगा। अगर 2 इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको मोस्ट भी असाइन करना होगा स्टेप 2 बोल के इंक्रीमेंट करने के लिए। तो फिर फॉर आई इक्वल टू 1 to 10 हो गया। रिस्पॉन्स डॉट राइट, आई का वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन, यानी ये आपका आउटपुट क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देगा। अगर आपको दो ज़्यादा इंक्रीमेंट करना है तो आपको इस तरह लिखना होगा, फॉर आई इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 2 करना होगा, जो आपको 2 इंक्रीमेंट करके आपको आउटपुट को जनरेट करेगा। और फॉर के साथ आपको क्या यूज़ करना है, नेक्स्ट यूज़ करना है, जिसके थ्रू आपको रिपीटेशन करने के लिए हेल्प करेगा। उसी तरह प्रोग्राम है, आप रिवर्स ऑर्डर करना चाहते हो तो माइनस यूज़ कीजिए। माइनस स्टेप माइनस, उसके बाद कितने नंबर आपको डिक्रीमेंट करना है वो आपको डिफाइन करना होगा। उसी तरह सीरीज है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। प्राइम नंबर है, फैक्टोरियल नंबर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है फॉर ईच। फॉर ईच क्या होता है कि ये भी लूप ही है, फॉर लूप, लेकिन ये आपको यूज करते हैं एरे एलिमेंट्स के लिए। तो जो वैल्यू एरे में हम लोग ने डाला हुआ है उसके वैल्यू को 1 by 1 प्रिंट आउट करना है, तो उस समय हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर ईच यूज़ करते हैं। तो जैसे मानिए कि टीम डेज दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि एरे सिंबल है, एरे इंडिकेशन दिया हुआ है। अब डेज क्या है, आपका एरे नेम है, इसमें कितने वैल्यू आप डाल सकते हैं, तो 0 से लेके 2 तक, यानी 0 1 2 इसमें वैल्यू आपने असाइन कर दिया। और फॉर ईच करके हम लोग क्या करते हैं कि उसके वैल्यू को प्रिंट आउट करेंगे। तो कब तक, जब तक इसमें इंड ना हो जाए एरे में, तब तक ये रिपीट करता रहेगा और उस वैल्यू को प्रिंट आउट करेगा। तो आपको क्या करना है कि समझ के रखना है कि फॉर ईच कहाँ यूज़ करते हैं, तो फॉर ईच आपको यूज़ करते हैं एरे में यूज़ करते हैं। अब चलिए डू लूप। डू लूप में क्या होता है कि जैसे हम लोग ने डू वाइल पढ़ा हुआ है, डू वाइल में क्या होता है कि फर्स्ट आपका वैल्यू प्रिंट होता है,
उसके बाद आपका कंडीशन चेक होता है। यानी पहले आप जो वैल्यू दिए हुए हैं डिफाइन किए हैं उस वैल्यू को पहले डू लूप क्या करेगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, तब जाकर आपका कंडीशन चेक होगा। अगर आपका कंडीशन राइट है तो फिर रिपीटेशन होगा, अदरवाइज एग्जिट हो जाएगा। तो डू व्हाइल में क्या होता है, पहले आपका प्रिंट आउट होता है, वैल्यू प्रिंट होने के बाद इस इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होता है। जैसे देखिए इस एग्जांपल में आई का वैल्यू 1 है, टू डू पहले आई का वैल्यू प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हुआ, आई इक्वल टू आई प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2 हुआ। अगेन उसके बाद कंडीशन चेक करने गया, लूप वाइल आई इज लेस देन 10, तो आपका क्या हुआ, 2 इज लेस देन 10, राइट है, राइट हुआ। तो फिर यहाँ पर कहाँ जाएगा, डू में, और फिर इसका वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर आपका कंडीशन चेक। इस तरह आपका क्या होता है कि डू व्हाइल लूप रिपीट करते हैं। और लास्ट लूप क्या है, व्हाइल लूप है। व्हाइल में क्या होता है, जस्ट लाइक अ फॉर जैसा ही होता है। इसमें पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। आपका वैल्यू दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट चेक द कंडीशन, अगर आपका कंडीशन राइट है तो आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद आपका वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, फिर वेंड का मतलब होता है रिपीट करो। तो व्हाइल के साथ आप क्या यूज करते हैं, वेंड यूज करते हैं। जैसे फॉर के साथ आप नेक्स्ट यूज करते हो, उसी तरह आप व्हाइल के साथ क्या यूज करते हो, वेंड यूज करते हो रिपीटेशन के लिए। और इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, ये सारे लूप को आप ASP में यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू। अब हम लोग चेक करते हैं कि कैसे प्रोग्राम रन करते हैं। तो आपके लिए पहले क्या करना होगा कि पहले आप IIS कॉन्फ़िगर कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है सी ड्राइव में, जाकर आपको चेक करना है इनिट पॉप फोल्डर है कि नहीं। इनिट पॉप के बाद आपको www रूट में जाना है। यहाँ जाकर कोई भी एक फ़ोल्डर आप चाहें तो बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ASP फ़ोल्डर बनाया, या यहाँ से आप न्यू करके एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। जैसे मानिए मैंने ASP2 कर दिया, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है, नोटपैड। उसके बाद आपको ओपन करना है और यहाँ पर आप क्या कीजिए, अपना कोड लिख लीजिए। कोड लिख के उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया, मानिए ये फैक्टोरियल के लिए है। अब यहाँ पर आपने कोड लिख लिया, इसको क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव एज करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आप नाम देना चाहें, जैसे मैंने मानिए FAC किया, .ASP, आपको मोस्ट भी देना है, .ASP आपने सेव कर लिया। देखिए यहाँ पर आपने सेव किया हुआ है, ये बन गया। अब आपको क्या करना है कि IIS कॉन्फ़िगर करना है। और IIS कॉन्फ़िगर तो इससे पहले मैंने दिखाया हुआ है। अब आपको रन करके चेक करना है कि IIS आपका कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट। देखिए लोकल होस्ट रन हो चुका है। अब यहाँ पर आप जाइए, /ASP2 आपका था, उसके बाद आपका फाइल नेम था FAC.ASP। देखिए आउटपुट आपका हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ASP फाइल को रन कर सकते हैं। सो थैंक यू। आप रिपीट करके चेक कर सकते हैं इस सारे प्रोग्राम्स को।